नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ई साला के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आगे बढ़ते हैं और एक और महत्वपूर्ण सभ्यता के बारे में बात करते हैं और उसका नाम है आहड़ सभ्यता। इसका उपनाम क्या है? तो इसे ताम्र नगरी के नाम से, ताम्रवती के नाम से या फिर राजस्थान की ताम्र राजधानी के नाम से जाना जाता है। किसको? तो आहड़ सभ्यता को। तो उपनाम से सीधा सीधा यहाँ पर प्रश्न आ सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे। खोजकर्ता कौन थे इनके? तो इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके खोजकर्ता थे अक्षय कीर्ति व्यास, और इसका ईयर जो खोजने का है वो है 1953। और इसके बाद में भी यहाँ पर दो नाम यहाँ पर और आते हैं कि इसका उत्खनन किनके नेतृत्व में हुआ। तो दो नाम यहाँ पर आते हैं, रतन चंद्र अग्रवाल, जिनको आरसी अग्रवाल के नाम से भी आता है हिस्ट्री में नाम, और ये 1956 में उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा एच डी साकलिया, इन्होंने 1961 में उत्खनन का कार्य किया। तो दो नाम यहाँ से खोजकर्ता से आ जाएंगे। खोजकर्ताओं में आप ये भी ध्यान में रखें कि जिस प्रकार के आजकल प्रश्न आते हैं कि एक तरफ सभ्यता का नाम दिया जाए और दूसरे पर उनके खोजकर्ता का नाम दिया जाए, और मैच द फॉलोइंग में अगर क्वेश्चन आए तो विभिन्न सभ्यताओं के नाम और उनके खोज करने वाले जो व्यक्ति थे उनके नाम भी आ सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न के लिए भी तैयार है, क्योंकि इस प्रकार के एक ही प्रश्न में 4 फैक्ट आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। बनास और इसकी सहायक नदी बेडच, बनास और बेडच के किनारे मिलने के कारण यह सभ्यता बनास घाटी की सभ्यता भी कहलाती है। और इसका नाम जैसे आहड़ सभ्यता है, हमें एक चीज ये ध्यान में रखनी है कि बनास नदी की सहायक नदी है बेडच नदी। बेडच नदी जो है वो, इसका प्रारंभिक जो नाम है ये उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है, और जब गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है ये, तो इसका नाम होता है आयड़ नदी, और ये उदय सागर झील में आकर के गिरती है। कुल मिलाकर के गोगुंदा की पहाड़ी से लेकर के उदय सागर झील तक उस नदी का नाम आयड़ नदी होता है। और उदय सागर झील से निकलने के बाद इस नदी का नाम बेडच नदी हो जाता है। आगे ये नदी प्रवाहित होती है चित्तौड़गढ़ से प्रवाहित होकर भीलवाड़ा में आकर के ये बिगोद के पास में बनास, बेडच और मेनाल, इन तीनों नदियों का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है। और उसके बाद में ये बनास नदी के नाम से आगे प्रवाहित होती है। तो कुल मिलाकर के बनास और उसकी सहायक नदी बेडच के किनारे इसके जो प्रमुख स्थल है, जो अलग अलग इसके प्रमुख स्थल है, वो मिलने के कारण ही इसे बनास घाटी की सभ्यता के नाम से भी इस नदी को जाना जाता है। प्रमुख विशेषताएं इसकी क्या है इस आहड़ सभ्यता की, उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पर ताम्र धातु के प्रमाण बहुत सारे मिले हैं, इसलिए यहाँ पर हमने देखा कि इसका नाम ताम्र नगरी, ताम्रवती या राजस्थान की ताम्र राजधानी इसको कहा जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं यहाँ से प्राप्त हुई है जो तांबे से बनी हुई है या ताम्र धातु से बनी हुई थी। इसके अलावा और क्या विशेषता है? तो लाल काले रंग के मृद भांड यहाँ से मिले हैं, मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिले हैं, जिनको एक विशेष विधि से बनाया जाता था, और उस विधि का नाम होता था उल्टी तपाई विधि। इस उल्टी तपाई विधि से काले और लाल रंग के मृद भांड यानी कि मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। तो दो प्रमुख बातें इनकी है, ताम्रयुगीन धातु के प्रमाण और इसके अलावा लाल काली मिट्टी के बर्तन यहां से प्राप्त हुए हैं। इसका प्राचीन नाम और क्या मिलता है आड़ सभ्यता का? तो इसका नाम यहाँ पर आधारपुर, आधारपुर तथा जिसका अपभ्रंश आघाटपुर हो गया था। तो आधारपुर और आघाटपुर इनके पुराने नाम भी मिलते हैं। इसके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं इनको भी देख लेते हैं। यानी कि आहड़ सभ्यता ये एक जगह है, यानी कि आहड़ एक जगह है, लेकिन उसके अलावा भी इसके कुछ अलग अलग साइट्स हैं, इनकी कुछ अलग अलग जगह हैं। तो कुछ नाम हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो आहड़, ये तो आयड़ नदी के किनारे, यानी कि आयड़ जिसका आगे नाम बेडच हो जाता है, शायद हो सकता है कि आयड़ नदी का और उसी प्रकार से आहड़ नाम उसी का अपभ्रंश नाम हो। तो आहड़ या आयड़ ये उदयपुर में है। अगर हम जिले के हिसाब से देखना चाहें तो ये उदयपुर में एक नाम में यहाँ पर आएगा। एक जो जगह है वो है गिलोन, इसका संबंध राजसमंद से है, राजसमंद में है ये। और एक है बालाथल, ये भी उदयपुर में है। और एक है जगह का नाम ओजियाना, ये भीलवाड़ा से संबंधित है, भीलवाड़ा। तो कुल मिलाकर के 4 इसके प्रमुख जगह है और 4 इसके अलग अलग दो जगह का एक जिला है, यानी कि आहड़ और बालाथल ये उदयपुर में है, जबकि गिलोन राजसमंद में और ओजियाना जो जगह है भीलवाड़ा में। कुल मिलाकर के प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आहड़ सभ्यता के निम्न स्थलों को उनके जिलों के साथ में सुमेलित कीजिए। तो ये 4 जगह हैं और इनके जिले दे दिए जाए तो इनका सुमेलित करने वाला प्रश्न भी यहां से पूछा जा सकता है। इसी के बारे में आगे बात करते हैं। आहड़ सभ्यता का स्थानीय नाम क्या है?
तो स्थानीय नाम एक जगह आती है धूलकोट, और इसी को रेत का टीला भी करते हैं। खोजकर्ता जो अक्षय कीर्ति व्यास थे, अक्षय कीर्ति व्यास ने इस टीले की खोज की। ठीक है, धूलकोट, धूल या रेत और रेत का टीला, और इसीलिए इसको धूलकोट या रेत का टीला के नाम से भी जाना जाता है। कुछ विशेषताओं के बारे में बात कर लेते हैं, क्या क्या विशेषताएं इस सभ्यता की रही हैं, आहड़ सभ्यता की। तो इसमें 6 चूल्हे प्राप्त हुए हैं खुदाई के बाद में, और वो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पर एक सामूहिक परिवार वाली व्यवस्था थी, बहुत सारे लोग रहते थे तो सभी का खाना एक साथ बनता होगा, इसलिए 6 चूल्हे सामूहिक परिवार व्यवस्था की ओर इशारा करते हैं। इसके अलावा यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है, तांबा गलाने की भट्टी प्राप्त हुई है। कुल मिलाकर के पूरा का पूरा एक तांबा उद्योग के प्रमाण यहाँ से मिलते हैं, इसलिए इसका नाम ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ईरान की तरह यहाँ पर बिना हत्थे वाले जलपात्र भी मिले हैं आहड़ सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ से वृषभ या बैल के प्रमाण यहाँ की मुद्राओं पर मिलते हैं, जिसे बनासियन बुल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो सभ्यता है वो बनास और उसकी सहायक नदी बेडच के साथ में होने के कारण या आयड नदी के किनारे होने के कारण इसको बनास नदी की सभ्यता भी कहते हैं। और इसीलिए यहाँ की जो मुद्राएं होती थी उन मुद्राओं के ऊपर बैल का निशान होने के कारण या बैल का चित्र होने के कारण बनासियन बुल उसको कहा गया है। और इसके अलावा और हम देखें तो सर्वाधिक तांबे की कुल्हाड़ियाँ वो जो धूलकोट जो जगह है वहां से प्राप्त हुई है। तो कुल मिलाकर के इस क्लास में हमने कुछ महत्वपूर्ण 3 सभ्यताओं के बारे में जाना, उनके महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जाना। आगे बढ़ते हैं और प्राचीन सभ्यताओं में ही अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गणेश्वर सभ्यता। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में, तो ये सीकर जिले में नीमका थाना जो जगह है वहां पर है। और नदी की बात अगर आती है तो वो कांतली नदी, यानी कि कांतली नदी के किनारे, क्योंकि सभी जो सभ्यताएं हैं वो अधिकतर नदियों के किनारे हैं, किसी न किसी नदी के किनारे। तो यहाँ पर कांतली नदी को याद रखना है। ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ेंगे कि ये जो नदी है वो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और सीकर जिले से ये निकलती है। आहड़ सभ्यता की भांति ताम्रयुगीन सभ्यता, यानी कि आहड़ सभ्यता की तरह ही ये सभ्यता भी ताम्रयुगीन थी, यानी कि तांबा जो धातु है इसको सबसे ज्यादा प्रयोग में यहाँ पर लिया जाता था। ताम्र उपकरण को लिए प्रसिद्ध है, और इसके साथ में ही सबसे ज्यादा तांबे की धातुएं या सबसे ज्यादा तांबे से बनी हुई वस्तुओं के मिलने के कारण इसी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ से जितने भी पात्र वगैरह मिले हैं उसमें 99% तक तांबा होता था, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये प्रश्न आरपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको यहाँ से ध्यान में रखेंगे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। इसके अलावा आगे देखेंगे, गणेश्वर राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्र स्थल है, अतः इसे प्राक हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा काल से पहले का की संस्कृति माना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, हड़प्पा काल से पहले से ही यहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं। इसका समय काल की अगर हम बात करें तो वो लगभग 2800 ईसा पूर्व, यानी कि 2800 से 3000 ईसा पूर्व का समय में ये सभ्यता हुआ करती थी। और इसके अलावा इसको एक और उपनाम दिया जाता है, ये इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो एक चीज हम ध्यान में रखेंगे। साथ में एक हम यहाँ भी देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, गणेश्वर सभ्यता की। तो इसकी खोज करने वाले थे रतन चंद्र अग्रवाल, यानी कि आरसी अग्रवाल का नाम यहाँ पर आता है। और इसका सन आपको याद रखना है वो है 1972, यानी कि 1972 में आरसी अग्रवाल के द्वारा इसे खोजा गया। लेकिन अगर इसके उत्खनन की बात आती है तो यही आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977-1978 में इसकी खोज का कार्य किया। आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। गणेश्वर के पास ही खेतड़ी झुंझुनू जगह है जहां पर तांबे के भंडार मिले हैं। हम सबको पता है कि राजस्थान में जो तांबा धातु है वो सर्वाधिक तांबे के भंडार खेतड़ी जो जगह है जो कि झुंझुनू में है वहां पर मिले हैं। और बहुत प्राचीन समय से ही यहाँ पर तांबे का उत्खनन का कार्य चल रहा है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियां, तो कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से मिली है, यानी कि गणेश्वर सभ्यता से तो तांबे की कुल्हाड़ियां, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे और तांबे के बाणाग्र यानी कि बाण के अग्रभाग, और इस प्रकार के हथियार मिलने के कारण एक इनके बारे में एक कल्पना ये भी की जाती है कि ये जो सभ्यता है वो मांसाहारी सभ्यता थी, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो मांसाहार किया करते थे। ताम्रयुगीन संचयी संस्कृति भी इसको कहा जाता है,
क्योंकि सर्वाधिक तांबे की वस्तु यहाँ से मिली है, इसलिए ताम्र संचयी संस्कृति, तांबे को संचय करने यानी कि इकट्ठे करने वाली संस्कृति के रूप में भी इसको जाना जाता है। पशुओं की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पशु यहाँ पर हुआ करते थे या जो इन लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। तो गाय, बैल, बकरी, सुअर, गधा आदि पशु जो है ये लोग पालते थे। आगे बढ़ते हैं और अगली और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है, उसको भी हम देख लेते हैं। वो सभ्यता है रेड। इसमें से प्रश्न पूछा गया है पहले भी, इसको देखते हैं। तो इसकी स्थिति कहाँ है? तो टोंक में, निवाई जो जगह है वहां पर यह सभ्यता है, यानी कि निवाई टोंक में। और नदी, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ढील नदी के किनारे इस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। लोहे के प्रमाण सर्वाधिक मिलने के कारण इसे राजस्थान का या प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टाटा नगर हम जमशेदपुर को कहते हैं, पुराना इसका नाम साक्षी था। पहले ये बिहार में हुआ करता था, लेकिन 1907 में इसकी स्थापना हुई, 1911 में यहाँ से प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ। यानी कि मैं जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ, पुराना साक्षी शहर हुआ करता था, लेकिन जमशेदजी टाटा के द्वारा वहां पर बड़ा एक कारखाना जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके बाद में एक बहुत बड़ा कारखाना वहां पर लगाया गया आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। और सबसे ज्यादा उत्पादन होने के कारण उसी साक्षी शहर का नाम परिवर्तित कर दिया गया और अब उसे हम जमशेदजी टाटा के नाम पर ही जमशेदपुर के नाम से जानते हैं और इसी का उपनाम टाटा नगर भी है। और इसी प्रकार से क्योंकि इस जो निवाई जो जगह है जहां से रेड सभ्यता मिली है वहां पर सर्वाधिक लोहे की वस्तुएं मिलने के कारण इसको टाटा नगर की उपमा दी गई है। तो इसको राजस्थान का टाटा या फिर प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। उत्खनन का कार्य किसने किया? तो इसमें नाम आता है डी आर साहनी का, यानी कि दयाराम साहनी के द्वारा 1938-99 में इसका यहाँ पर उत्खनन प्रारंभ हुआ और अंतिम रूप से उत्खनन का कार्य केदारनाथ पुरी ने यहाँ पर किया। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। रेड सभ्यता से यूनानी शासक अपोलोडोट्स का एक खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यानी कि यूनानी शासक अपोलोडोट्स का खंडित सिक्का किस सभ्यता से प्राप्त हुआ? तो हमारा उत्तर होगा रेड सभ्यता से, और ये टोंक से संबंधित है। यहाँ बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर मालव जनपद का नाम लिखा है, ठीक है, मालवा प्रदेश जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में झालावाड़ के आसपास का जो भाग था इसको कहा जाता था। तो मालव जनपद का नाम उन सिक्कों पर अंकित है। डॉक्टर कैलाशपुरी ने इन सिक्कों के भंडार को खोजा था, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर कैलाशपुरी। इन्होंने इस सिक्कों के जो भंडार था उसको खोजा और खुदाई में मिला यह एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार था। तो इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ खोजा गया? तो उसका सही उत्तर होगा रेड सभ्यता से, जो कि टोंक में है। ये आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं, सिक्कों का एक प्रकार है, यानी कि आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि भारत के सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के ही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यह एक लोहयुगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं मिली है वो अधिकतर उनमें से लोहे से बनी हुई थी, इसलिए इसको लोहयुगीन सभ्यता। अभी अब से पहले हमने जो सभ्यताएं पढ़ी थी उसमें तांबे की वस्तुएं ज्यादा बनने के कारण, मिलने के कारण उनको ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता था। रेड सभ्यता में एक आलीशान इमारतों के, यानी कि यहाँ पर आलीशान इमारतों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ में ये ध्यान रखना है कि रेड सभ्यता के निवासी मोटा व बारीक कपड़ा बनाने में सिद्धहस्त ये लोग माने जाते थे, यानी कि इनको मोटा और बारीक कपड़ा बनाने की कला का ज्ञान था। तो इस क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यताएं हैं उनको जाना और उनमें से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन किया। ये भी हमने जाना कि आगे परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं और प्राचीन सभ्यताओं में ही अगला और महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है गणेश्वर सभ्यता। इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति के बारे में, तो ये सीकर जिले में नीमका थाना जो जगह है वहां पर है। और नदी की बात अगर आती है तो वो कांतली नदी, यानी कि कांतली नदी के किनारे, क्योंकि सभी जो सभ्यताएं हैं वो अधिकतर नदियों के किनारे हैं, किसी न किसी नदी के किनारे। तो यहाँ पर कांतली नदी को याद रखना है। ज्योग्राफी में इसको पढ़ेंगे कि ये जो नदी है वो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है और सीकर जिले से ये निकलती है। आहड़ सभ्यता की भांति ताम्रयुगीन सभ्यता, यानी कि आहड़ सभ्यता की तरह ही ये सभ्यता भी
ताम्रयुगीन थी, यानी कि तांबा जो धातु है इसको सबसे ज्यादा प्रयोग में यहाँ पर लिया जाता था। ताम्र उपकरण के लिए प्रसिद्ध है, और इसके साथ में ही सबसे ज्यादा तांबे की धातुएं या सबसे ज्यादा तांबे से बनी हुई वस्तुओं के मिलने के कारण इसी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यहाँ से जितने भी पात्र वगैरह मिले हैं उसमें 99% तक तांबा होता था, इसलिए इस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। ये प्रश्न आरपीसी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप इसको यहाँ से ध्यान में रखेंगे, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। इसके अलावा आगे देखेंगे, गणेश्वर राजस्थान की सबसे प्राचीन ताम्र स्थल है, अतः इसे प्राक हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा काल से पहले का की संस्कृति माना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना है, हड़प्पा काल से पहले से ही यहाँ पर इसके अवशेष मिले हैं। इसका समय काल की अगर हम बात करें तो वो लगभग 2800 ईसा पूर्व यानी कि 2800 से 3000 ईसा पूर्व का समय में ये सभ्यता हुआ करती थी। और इसके अलावा इसको एक और उपनाम दिया जाता है, ये इसको पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। तो एक चीज हम ध्यान में रखेंगे। साथ में एक हम यहाँ भी देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी, गणेश्वर सभ्यता की। तो इसकी खोज करने वाले थे रतन चंद्र अग्रवाल, यानी कि आरसी अग्रवाल का नाम यहाँ पर आता है, और इसका सन आपको याद रखना है वो है 1972, यानी कि 1972 में आरसी अग्रवाल के द्वारा इसे खोजा गया। लेकिन अगर इसके उत्खनन की बात आती है तो यही आरसी अग्रवाल यानी कि रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार ने 1977-1978 में इसकी खोज का कार्य किया। आगे चलते हैं और इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं। गणेश्वर के पास ही खेतड़ी झुंझुनू जगह है जहां पर तांबे के भंडार मिले हैं। हम सबको पता है कि राजस्थान में जो तांबा धातु है वो सर्वाधिक तांबे के भंडार खेतड़ी जो जगह है जो कि झुंझुनू में है वहां पर मिले हैं, और बहुत प्राचीन समय से ही यहाँ पर तांबे का उत्खनन का कार्य चल रहा है। यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ियां, तो कौन कौन सी वस्तुएं यहाँ से मिली है यानी कि गणेश्वर सभ्यता से, तो तांबे की कुल्हाड़ियां, मछली पकड़ने के तांबे के कांटे और तांबे के बाणाग्र यानी कि बाण के अग्रभाग, और इस प्रकार के हथियार मिलने के कारण एक इनके बारे में एक कल्पना ये भी की जाती है कि ये जो सभ्यता है वो मांसाहारी सभ्यता थी, यानी कि यहाँ के जो लोग हैं वो मांसाहार किया करते थे। ताम्रयुगीन संचयी संस्कृति भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सर्वाधिक तांबे की वस्तु यहाँ से मिली है, इसलिए ताम्र संचयी संस्कृति, तांबे को संचय करने यानी कि इकट्ठे करने वाली संस्कृति के रूप में भी इसको जाना जाता है। पशुओं की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से पशु यहाँ पर हुआ करते थे या जो इन लोगों को इसके बारे में जानकारी थी। तो गाय, बैल, बकरी, सुअर, गधा आदि पशु जो है ये लोग पालते थे। आगे बढ़ते हैं और अगली और एक बहुत ही महत्वपूर्ण सभ्यता है उसको भी हम देख लेते हैं। वो सभ्यता है रेड। इसमें से प्रश्न पूछा गया है पहले भी, इसको देखते हैं। तो इसकी स्थिति कहाँ है, तो टोंक में निवाई जो जगह है वहां पर यह सभ्यता है, यानी कि निवाई टोंक में। और नदी, तो इसका नाम आपको याद रखना है, ढील नदी के किनारे इस सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं। लोहे के प्रमाण सर्वाधिक मिलने के कारण इसे राजस्थान का या प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टाटा नगर हम जमशेदपुर को कहते हैं, पुराना इसका नाम साक्षी था। पहले ये बिहार में हुआ करता था, लेकिन 1907 में इसकी स्थापना हुई, 1911 में यहाँ से प्रोडक्शन प्रारंभ हुआ। यानी कि मैं जमशेदपुर की बात कर रहा हूँ, पुराना साक्षी शहर हुआ करता था, लेकिन जमशेदजी टाटा के द्वारा वहां पर बड़ा एक कारखाना जिसको हम टिस्को के नाम से जानते हैं, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, उसके बाद में एक बहुत बड़ा कारखाना वहां पर लगाया गया आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए। और सबसे ज्यादा उत्पादन होने के कारण उसी साक्षी शहर का नाम परिवर्तित कर दिया गया और अब उसे हम जमशेदजी टाटा के नाम पर ही जमशेदपुर के नाम से जानते हैं, और इसी का उपनाम टाटा नगर भी है। और इसी प्रकार से क्योंकि इस जो निवाई जो जगह है जहां से रेड सभ्यता मिली है वहां पर सर्वाधिक लोहे की वस्तुएं मिलने के कारण इसको टाटा नगर की उपमा दी गई है। तो इसको राजस्थान का टाटा या फिर प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। उत्खनन का कार्य किसने किया, तो इसमें नाम आता है डीआर साहनी का, यानी कि दयाराम साहनी के द्वारा 1938-99 में इसका यहाँ पर उत्खनन प्रारंभ हुआ और अंतिम रूप से उत्खनन का कार्य केदारनाथ पुरी ने यहाँ पर किया। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, आगे बढ़ते हैं। रेड सभ्यता से यूनानी शासक अपोलोडोट्स का एक खंडित सिक्का भी प्राप्त हुआ है। तो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, यानी कि यूनानी शासक अपोलोडोट्स का खंडित सिक्का किस सभ्यता से प्राप्त हुआ, तो हमारा उत्तर होगा रेड सभ्यता से, और ये टोंक से संबंधित है। यहाँ बड़ी संख्या में सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर मालव जनपद का नाम लिखा है, ठीक है, मालवा प्रदेश,
जो कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में झालावाड़ के आसपास का जो भाग था इसको कहा जाता था। तो मालव जनपद का नाम उन सिक्कों पर अंकित है। डॉक्टर कैलाशपुरी ने इन सिक्कों के भंडार को खोजा था, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है, डॉक्टर कैलाशपुरी। इन्होंने इस सिक्कों के जो भंडार था उसको खोजा और खुदाई में मिला यह एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार था। तो इंपॉर्टेंट है, एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार कहाँ खोजा गया, तो उसका सही उत्तर होगा रेड सभ्यता से, जो कि टोंक में है। ये आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के हैं, सिक्कों का एक प्रकार है, यानी कि आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि भारत के सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो आहत सिक्के ही हैं। आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं। यह एक लोह युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी वस्तुएं मिली है वो अधिकतर उनमें से लोहे से बनी हुई थी, इसलिए इसको लोह युगीन सभ्यता। अभी अब से पहले हमने जो सभ्यताएं पढ़ी थी उसमें तांबे की वस्तुएं ज्यादा बनने के कारण, मिलने के कारण उनको ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाता था। रेड सभ्यता में एक आलीशान इमारतों के, यानी कि यहाँ पर आलीशान इमारतों के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान में रखना है। इसके साथ में ये ध्यान रखना है कि रेड सभ्यता के निवासी मोटा व बारीक कपड़ा बनाने में सिद्धहस्त ये लोग माने जाते थे, यानी कि इनको मोटा और बारीक कपड़ा बनाने की कला का ज्ञान था। तो इस क्लास में हमने राजस्थान की प्रमुख जो सभ्यताएं हैं उनको जाना और उनमें से आए हुए क्वेश्चन को डिस्कशन किया। ये भी हमने जाना कि आगे परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।